आज से 1200 साल पहले भारत में बना एक ऐसा मंदिर जो आज भी लोगों को चौंका के रख देता है। एलोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर आज भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक ही पत्थर से बना ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। इसे बनाने के लिए 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और फुटबॉल ग्राउंड जितने एरिया वाला एक पहाड़ चुना गया और उसे ऊपर से शुरू करके नीचे तक कार्व किया गया और पत्थरों को हटाना तब तक जारी रखा जब तक यहाँ केवल ये मंदिर नहीं बच गया। इसे बनाने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर को अलग अलग किया गया था। अगर आज इतने पत्थर को कैरी करना हो तो 11,000 ट्रक्स लगेंगी। फिर आखिर कैसे इंसानों ने हैमर और चिजल जैसे मामूली औजारों से इतना विशाल मंदिर बनाया? कहीं से बनाने में एलियंस का हाथ तो नहीं, और जो 2 लाख टन पत्थर निकाले गए थे आज तक उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और आज इन्हीं सवालों का जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है एलोरा विलेज और यहाँ पे बना हुआ है भगवान शिव का महान कैलाश मंदिर। ये जो पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ को काट कर ये मंदिर बनाया गया। इन इमेजेस से आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि ये मंदिर कितना विशाल है और कितना भव्य है। अगर बात करें टेंपल की, तो टेंपल बिल्डिंग की शुरुआत होती है गोपुरम यानी कि एंट्रेंस से। फिर आता है नंदी मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह। 107 फीट ऊंचा शिखर इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो दिखाता है कि कार्विंग से पहले ये पहाड़ कितना ऊंचा था। मंदिर के बेस पे बने हैं एलिफेंट्स, जो देखकर ऐसा लगता है कि ये मानो पूरा मंदिर इन्हीं की पीठ पर टिका है। इसी बेस पे कमाल की नक्काशी से महाभारत और रामायण की कथा को भी दर्शाया गया है। सबसे कमाल की बात ये थी कि इसे बनाते वक्त एक भी गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर गलती होती, कोई एक चूक इधर उधर होती, क्योंकि मेजरमेंट या कार्विंग में जरा सी भी गलती, तो उस पूरी जगह को दोबारा पत्थर जोड़कर सुधारा नहीं जा सकता था। इसलिए कई लोग मानते हैं कि कैलाश मंदिर को बनाना इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। कई लोगों का मानना है कि या तो इसे एलियंस ने बनाया था या फिर ऐसे सुपर ह्यूमंस जिनके पास दिव्य शक्तियां थी। लेकिन इन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिल सका। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंस ने क्लियर एविडेंस ढूंढ निकाले हैं, जिससे कि ये प्रूव होता है कि इस मंदिर को उस समय के इंसानों ने ही नॉर्मल टूल से बनाया था। कोई एलियन, कोई सुपर ह्यूमंस नहीं। मंदिर को सराउंड करने वाले वॉल्स पर एशियन टाइम्स के यूज किए जाने वाले टूल्स के मार्क्स मिले हैं। इवन टेंपल के जो स्कल्पचर्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद ये कंफर्म किया जा चुका है कि इन्हें हैमर और चिजल जैसे ही टूल से बनाया गया था। इसके अलावा एक और एविडेंस है जो एलियंस थ्योरी या फिर सुपर ह्यूमन वाली थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित कर देता है। एक्चुअली भारत में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स का निर्माण एक एशियंट ट्रेडिशन है जो खुद कैलाश टेंपल से भी कई सेंचुरी पहले से शुरू हो चुका था और चलता आ रहा था। इस आर्ट को एलियंस नहीं बल्कि हमारे ही पूर्वजों ने सालों तक मेहनत करके डेवलप किया था और यही आर्ट पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता गया। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी साल 2300 साल पहले, जब 3 सेंचुरी BCE में, जब मेरियन साम्राज्य के सम्राट अशोका ने आजीविक सेक्ट्स के मंक्स के लिए बराबर केव्स बनवाई थी। ये गुफाएं ग्रेनाइट की चट्टानों को कार्व करके बनाई गई थी। इनकी वॉल्स की अगर बात करें तो ये जो वॉल्स हैं उनको शीशे की तरह स्मूथ और शाइनी बनाया गया था, जिस कारण गुफा के छोटे से भी गेट से रोशनी अंदर आने से गुफा में उजाला हो जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो दीवारों पर मंत्रों की चैंटिंग करते समय सराउंड साउंड एक्सपीरियंस हो देती थी, यानी कि ऐसा लगता था कि मानो आवाज गूंज रही हो। इसके बाद 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE तक अजंता केव्स का भी निर्माण हुआ, जो कि बुद्धिस्ट मंक्स के लिए प्रेयर हॉल का काम करती थी। इसके बाद गुप्ता पीरियड के दौरान 5th सेंचुरी CE से लेकर 6th सेंचुरी CE तक मुंबई में एलिफेंटा केव्स का निर्माण हुआ। ये रॉकेट गुप्ता भगवान शिव को डिवोटेड थी। इसके बाद 7th सेंचुरी CE में रॉक कट आर्किटेक्चर में बड़ा बदलाव आया और फिर ऐसी ही शुरुआत आई एलोरा केव्स की।
सबसे पहले आपको बता दें कि पहली बार इंडिया में चट्टानों के अंदर केवल गुफाएं ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मंदिर एक ही पत्थर से बनाए गए पल्लवन डायनेस्टी के रूलर्स ने महाबलीपुरम में ऐसे 5 मंदिर बनाए थे जिनसे पंचरत्न भी कहा जाता था। फाइनली 8th सेंचुरी सीई में इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर अपनी पीक पर पहुंच गया जब एलोरा में एक पूरे पहाड़ को क्रेव करके कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। दरअसल इस फैक्ट अगर आप कैलाश टेम्पल में थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको आसपास की एक ही रॉक से बनी कई और गुफाएं भी मिलेंगी। इस एरिया में ऐसी टोटल 34 केव्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली एलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 34 केव्स में केव नंबर 16 में बना है कैलाश टेम्पल। लेकिन अभी भी सवाल वही है, आखिर कैसे मामूली औजारों से इंसानों ने 2 लाख टन पत्थर निकाला और एक इतना बड़ा मंदिर बनाया, और आखिर इसे किसने बनवाया? आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ौदा में जब एक्सकैवेशन के दौरान कुछ कॉपर प्लेट्स का मिली, इन कॉपर प्लेट्स इंक्रिप्शन मिली और इन प्लेट्स को जो है करकाटू नाम के राजा ने ग्रांट करवाया था, और इसी में क्लियरली मेंशन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के 2nd राजा कृष्ण राजा ने बनवाया था। राष्ट्रकूटा एम्पायर आपको बता दें एशियट इंडिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। इस डायनेस्टी के 13 राजाओं ने साल 753 से 982 तक रूल किया और अपनी पीक में इनका एम्पायर कुछ इस तरीके से दिखता था कि इनके दूसरे नंबर के राजा थे कृष्ण राजा, और बड़ौदा की कॉपर प्लेट पर अकॉर्डिंग कैलाश टेम्पल को इसी ने बनवाया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कृष्ण राजा का जो राज था वो साल 756 से 774 तक ही था, मतलब केवल 18 साल तक रूल, और इतने कम समय में इतना बड़ा मंदिर आखिर बनवाया कैसे गया, क्योंकि ये कल्पना से भी परे है। इनफैक्ट अगर हरमन गोएट्स नाम के जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी में ये दावा भी किया है कि कैलाश मंदिर को बनवाने में पूरे 500 साल लगे हैं। उनका भी मानना था कि कृष्ण राजा के 18 साल के राज में बनाना पॉसिबल ही नहीं था। इसी के साथ गेट्स ने जब मंदिर के आर्किटेक्चर डिप्लाई स्टडी किया तो उन्हें वहां टोटल 10 अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स देखने को मिले, जिसके बाद ये सवाल और गंभीर होता चला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंदिर के एंट्रेंस में एक गजालक्ष्मी का पैनल है और इस पैनल का आर्टिस्टिक स्टाइल जो है मंदिर के प्लिंथ में बने एलिफेंट और लायन से बिल्कुल अलग है, लेकिन इससे साबित क्या होता है कि ये जो आर्ट स्टाइल है इन्हें चेंज होने में कई डिकेड्स लगते हैं, ये 1-2 साल की बात नहीं है। इसलिए ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है कि कृष्ण राजा के 18 साल के रूल में इन 10 के 10 आर्ट स्टाइल्स को मंदिर बनाने में यूज किया जा सके, क्योंकि गेट्स के अकॉर्डिंग ये 10 आर्ट स्टाइल 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक डेवलप हुए थे। तो आखिर इससे पहले ये मंदिर में यूज कैसे हो सकते हैं, और 8 अलग अलग राजाओं के आर्किटेक्चर स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल भाषा में समझाए तो ये बोलना सही होगा कि गेट्स के मुताबिक इस मंदिर को 500 साल की ड्यूरेशन में बनाया गया था, जिसमें कि 8 अलग अलग राजाओं का कंट्रीब्यूशन रहा। इनफैक्ट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कृष्णा राज नहीं बल्कि 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा एम्पायर के पहले राजा दंतिदुर्ग ने शुरू करवाया था। इसके बाद 7 और राजाओं ने कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करवाया और फाइनली 13th सेंचुरी में मंदिर पूरा बनके तैयार हो गया। इसी तरह इस पूरे कंस्ट्रक्शन में 500 साल लग गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ग्रेड्स ने ये थ्योरी 1952 में दी थी और अगले कई दशकों तक इसे किसी ने भी काउंटर नहीं किया, क्योंकि हर कोई इस थ्योरी को ये सच मानता रहा। लेकिन फिर 1982 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट M.K. दावालिकर ने अपने पेपर कैलाशा द स्टाइलिस्ट डेवलपमेंट एंड क्रोनोलॉजी पब्लिश किया, जिसमें कि ग्रेड्स की थ्योरी को गलत कहा गया। दरअसल उसमें कहा गया कि ग्रेड्स की थ्योरी पूरी तरीके से गलत साबित होती है। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कैलाश मंदिर को केवल 10 से 12 साल में ही बनाया जा सकता था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग साल 1956 में राष्ट्रकूटन एम्पायर की गद्दी दंतिदुर्ग से कृष्णा राजा को ट्रांसफर हो गई थी। फिर एक साल बाद 757 में कृष्णा राजा ने बादामी के चोलास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और एक बड़ी जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद उन्होंने पटाकल का विरूपाक्ष टेम्पल देखा, जिसे चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। उन्हीं कीर्तिवर्मन ने
जिनसे कृष्ण राजा अभी अभी हरा दिया था। इस टेंपल ने कृष्ण राजा को इतना इम्प्रेस कर दिया कि उन्होंने भी ऐसा ही सिमिलर मंदिर बनाने की ठान ली। इसलिए वो विरूपाक्षा के स्कल्पचर्स और आर्किटेक्ट्स को अपने साथ एज अ वॉर प्राइज ले गए और उनको अलोरा लेकर आए। हालांकि इसके बाद उन्होंने चालुक्यान आर्किटेक्ट और अलोरा के राष्ट्रकूटा आर्किटेक्ट्स ने मिलकर कैलाश टेंपल का निर्माण करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि एलोरा का कैलाश टेंपल पटकल विरूपाक्ष टेंपल का ऑलमोस्ट एक रेप्लिका साबित होता है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि कैलाश टेंपल एक रॉक का टेंपल है और साइज में ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग लेयर आती है। दरअसल कृष्ण राजा जिन चालुक्यन आर्किटेक्ट्स को अपने साथ लाए थे वो सभी चालुक्यन थे ही नहीं। उनमें से कुछ जो है वो पल्वन आर्टिस्ट थे जो कि तमिलनाडु के पल्वन डायनेस्टी के थे और चालुक्यन राज कीर्तिवरन उन्हें पलट लेकर आए थे जब उन्होंने पल्वन राजा को हराया था। मतलब कृष्णा राजा से जाने अनजाने में चालुक्यान, पल्वन और राष्ट्रकूटा आर्किटेक्ट्स की टीम बना ली, जहां चालुक्यन और पल्वन आर्किटेक्ट्स जो थे वो की आर्किटेक्चरल डिजाइन और स्कल्पचरिंग की एक्सपर्ट थे। वही जो राष्ट्रकूटान आर्टिस्ट थे वो रॉक कटिंग में एक्सपर्ट थे। इसलिए जब इन सभी की एक्सपर्टीज कंबाइन हुई तो बन गया महान कैलाश मंदिर। हरमन गोटेज का मानना था कि मंदिर में अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल आए हैं और वो इसलिए थे क्योंकि उन्हें अलग अलग राजाओं ने बनवाया था। लेकिन एम के दालविकर ने अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग कल्चर और डायनेस्टी से आए आर्टिस्ट की टीम ने काम किया था। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, इन टीम के अंदर जो है मल्टीपल सब टीम्स थी जिनका आर्टिस्टिक स्टाइल बिल्कुल अलग था, एक दूसरे से हटके था। मतलब राजा एक था लेकिन आर्टिस्ट की टीम अलग अलग थी, जिन्होंने काम किया वो लोग अलग अलग थे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि आखिर ये मंदिर केवल 10 से 12 साल में कैसे बन सकता है, क्योंकि भले ही एक राजा ने बनवाया हो लेकिन कैसे। तो एशियंट इंडिया में मानसारा नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है जिसे एशियंट इंडिया के आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल और डिजाइन मेथड के बारे में समझाया जाता है। जब हम एम के धालविकर की थ्योरी और मानसारा की टीचिंग्स और कंबाइन करते हैं तो हमें दिखता है कि ये चीज बिल्कुल पॉसिबल थी। तो अब समझते हैं कि आखिर कैसे। तो कैलाश टेंपल की जो मिस्ट्री है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि एशियन आर्किटेक्ट्स जिन्हें स्थापति कहा जाता है उन्हें मंदिर बनाने के लिए एक सूटेबल साइट सेलेक्ट। उन्होंने एलोरा के इस विशाल ब्लास्ट चट्टानों को एक स्पेशलाइज्ड टूल से स्ट्राइक करके देखा और केवल आवाज सुनकर पहचान लिया कि ये रॉक बिना किसी इंटरनल क्रैक्स के कार्विंग के लिए अच्छा है या नहीं है। और जब उन्हें वो जगह मिल गई तो उन्होंने उस रॉक के ऊपर ही मंदिर का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। कैलाश मंदिर केस में ये ब्लूप्रिंट जो है वो विरूपाक्ष टेंपल से काफी हद तक इंस्पायर था। ब्लूप्रिंट के बाद अब बारी थी कार्विंग और एक्सकवेशन की। रॉक कट आर्किटेक्चर की सबसे खास बात ये थी कि उसे ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक कार्व किया जाता था, यानी कि कहीं से कुछ तोड़ा नहीं जाएगा, उसी को कार्व करा जाएगा। कैलाश मंदिर के केस में कार्विंग की शुरुआत 3 बड़ी जो है वो ट्रेंचेस बनाने से की गई ताकि सेंटर में एक रेक्टेंगुलर रॉक का मास आइसोलेट किया जा सके। ऐसा करने के लिए इन्होंने रॉक के ऊपर होल का एक सीक्वेंस बनाया और उनके अंदर सूखी लकड़ी के वेजेस को डाल दिया गया। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद उन पर जो है वो पानी डाला गया, जिसकी वजह से ये सूखी लकड़ी ने पानी सोख लिया और एक्सपेंड हो गई और रॉक के अगेंस्ट जो है एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होने लग गया, जिस कारण प्रेशराइज वेजेस बनी। लाइन में रॉक क्रैक कर गया और एक बार रॉक में क्रैक आ गया तो उसको 2 हैंडेड हैमर्स और बड़े बड़े ड्रिल्स का यूज करके रॉक को हटाना काफी आसान हो गया था। इस पूरी प्रोसेस के बाद जो साइड्स में 270 into by 50 by 100 फीट को ट्रेंचेस बन गई और पीछे जो है वो 150 by 30 by 100 फीट की ट्रेंच बन गई और बीच में एक फ्री स्टैंडिंग ब्लॉक बन गया जिसे कि कार्व करके अब फाइनली मंदिर बनाया जा सकता था। धावलकर ने एस्टिमेट किया था कि इन ट्रेंचेस को बनाने के लिए करीब 20 लाख क्यूबिक फीट रॉक निकाली गई होगी। अगर हम अज्यूम करें तो फिर इसको ऐसे समझना आसान होगा कि एक वर्कर दिन का 4 क्यूबिक फीट रॉक निकालता था, जो काफी इजीली पॉसिबल भी है। यानी कि इसका मतलब आसान भाषा में कि अगर 250 वर्कर एक दिन में मिलकर 1000 क्यूबिक फीट रॉक भी निकालते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक साल में यही लोग 3,65,000 क्यूबिक फीट रॉक निकालने होंगे।
और 20 टन से ज्यादा क्यूबिक फीट रॉक निकालने में 5.5 साल कुछ लगे होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्पल का एक्चुअल कार्विंग वर्क ट्रेंचेस को बनाने के साथ साथ ही चल रहा था। जैसे कि सेंट्रल ब्लॉक का थोड़ा सा हिस्सा जो विजिबल हुआ, वैसे ही दूसरी टीम ने कार्विंग का काम जो है वो शुरू कर दिया था। मतलब 5.5 साल में ना सिर्फ जो है ट्रेंचेस कंप्लीट हुए होंगे, जो एक्स्ट्रा पत्थर था वो निकला होगा, बल्कि जो टेम्पल का ऊपरा हिस्सा है वो भी सिग्निफिकेंटली कार्व्ड हो गया होगा। फिर अगले 6 से 7 सालों में टेम्पल का बाकी हिस्सा कार्व किया गया होगा और उसे होलो किया गया होगा। स्कल्पचर्स बनाए गए होंगे और फाइनल कर्विंग की गई होगी और इस तरह करीब 12 साल के अंदर अंदर कैलाश मंदिर बनके तैयार हो गया होगा। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है, वो सवाल जो हमने शुरुआत में किया था कि आखिर मंदिर को बनाने के लिए जो 20 लाख टन पत्थर निकाले गए होंगे वो कहां चले गए। एक्सपर्ट्स के एक्सप्लेनेशन को अगर माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्कुल पॉसिबल है कि इन पत्थरों से आसपास के जो रास्ते या बिल्डिंग थी उनकी फाउंडेशन बनाने में उनको यूज कर लिया गया होगा, या फिर इन सबसे परे इन्हें जो सिंपली आसपास की वैलीज है उसमें डंप कर दिया गया होगा। लेकिन आज तक इसका कोई सबूत इसलिए भी नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ से जो निकाले गए पत्थर है वो काफी छोटे पीसेस में थे और मोस्ट प्रोबेबली पिछले 1300 सालों में इरोजन के कारण वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गए होंगे। हालांकि क्या कुछ क्लियर कारण रहा होगा ये आज तक किसी को नहीं पता कि वो पत्थर कहाँ गए। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आज उस वीडियो के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर कैसे भारत में इस तरह का टैलेंट और इस तरह की तकनीक कितनी सालों पुरानी है और किस तरीके से इतना महान मंदिर, इतना भव्य मंदिर कैलाश मंदिर बनकर तैयार हुआ होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।